दोस्तों बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स ने बेयर टेरिटरी में एंट्री कर ली है। इसका मतलब है अब ये इंडेक्स अपने रीसेंट पीक से 20% से ज्यादा गिर चुका है और ये वही इंडेक्स है जो पिछले कई सालों से बाकी मार्केट्स और एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म करता आ रहा है। जनवरी 6, 2025 को ये इंडेक्स रिकॉर्ड हाई 1,22,298 तक पहुंच गया था, लेकिन तब से ये गिरते गिरते 95,553 तक आ चुका है। एकदम शार्प करेक्शन। आई एम श्योर आप ये सवाल पूछ रहे होंगे कि आखिर इतनी पेनफुल गिरावट आई क्यों? वेल, मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ब्रॉडर मार्केट करेक्शन के साथ अलाइन कर रहा है। इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा निकालना, स्लो होती इकोनॉमी और वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड ग्लोबल टैरिफ पॉलिसीज को लेकर अनसर्टेनिटी। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, एसएमई आईपीओस का पाइपलाइन अभी भी स्ट्रांग है। मार्केट का सेंटिमेंट भले थोड़ा वीक हो, नए आईपीओस आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो चलिए एसएमई आईपीओ सीरीज के इस एपिसोड में हम नए आईपीओस पर नजर डालते हैं, पर उससे पहले जैसे हमेशा करते हैं, एक जल्दी से मार्केट रिकैप कर लेते हैं। So overview of SME IPOs closed in the past week. सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है रेडी मिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड। दोस्तों रेडी मिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड अपने 37.66 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है और इसमें पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, यानी प्रमोटर्स का कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। ये आईपीओ 6 फेब से ओपन हुआ था, 10 फेब को क्लोज हो गया है। अलॉटमेंट 11 फेब को फाइनलाइज हो चुका था और 13 फेब को एनएससी एसएमई पर लिस्ट हुआ है। रेडी मिक्स कंस्ट्रक्शन एक इंजीनियरिंग लेड कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल्स इंडस्ट्री के लिए ड्राई मिक्स मोर्टार प्लांट्स, कंक्रीट प्लांट्स, क्रशर्स, सिलोस और कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट्स का काम करती है। ये कंपनी सीमेंट, कंक्रीट और क्रशिंग इंडस्ट्रीज के लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अब अगर आईपीओ का रिस्पांस की बात करें तो काफी अच्छी डिमांड रही है। ओवरऑल आईपीओ 4.61 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है। क्यूआईबी सेगमेंट में 5.1 टाइम्स, एनआईआई में 4.76 टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 4.26 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखा गया है। वेल, कंपनी ने प्राइस बैंड 121 से 123 रुपीस पर शेयर तय किया था, जिसके ऊपर शेयर्स ने 0% लिस्टिंग गेन्स दिए हैं। वेल, नेक्स्ट कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है सोलेरियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो लास्ट वीक सोलेरियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अपना 105.04 करोड़ रुपीस का 100% फ्रेश इशू आईपीओ लेकर आई थी। ये आईपीओ 6 फेब से ओपन हुआ था, 10 फरवरी को क्लोज हो गया था। कंपनी की बात करें तो सोलेरियम ग्रीन एनर्जी एक टर्न की सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है। ये डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और ओएनएम सर्विसेज देती है। यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग और गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी बंद है क्योंकि ये एएलएमएम लिस्ट में कवर नहीं हो रही थी और इस वजह से फरवरी 2024 में ऑपरेशंस हॉल्ट कर दिए गए। एएलएमएम यानी कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। इस लिस्ट में उन सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स और उनके मॉडल्स को इंक्लूड किया जाता है जो इंडिया के क्वालिटी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। अब आईपीओ के रिस्पांस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी गई है। आईपीओ 8.83 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्शन 5.07 टाइम्स, एनआईआई 18.04 टाइम्स और क्यूआईबी सेगमेंट 8.51 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। और बात करें प्राइसिंग की तो प्राइस बैंड 181 से 191 रुपीस पर शेयर थी, जिसके ऊपर कंपनी ने 6% का लिस्टिंग गेन्स दिया था। वेल, अगली कंपनी एलिगेंस इंटीरियर्स लिमिटेड। वेल, हमारी तीसरी कंपनी एलिगेंस इंटीरियर्स लिमिटेड के 78.07 करोड़ रुपीस के आईपीओ ने भी कल ही यानी कि 14 फेब को स्टॉक मार्केट पर डेब्यू किया है। एलिगेंस इंटीरियर्स एक प्रीमियम इंटीरियर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज, लेबोरेटरीज, एयरपोर्ट लाउंजेस, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस और रिटेल स्पेसेस के लिए फिट आउट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये लार्ज डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के टेंडर्स के लिए बिड करती है और डिजाइन एंड बिल्ड और जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज ऑफर करती है। अब आईपीओ के रिस्पांस की बात करें तो डिमांड काफी सॉलिड रही है। आईपीओ 30.65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने 21.44 टाइम्स, क्यूआईबीज ने 24.45 टाइम्स, एनआईआई सेगमेंट ने तो पूरे 60.42 टाइम्स सब्सक्राइब कर दिया है। प्राइस 130 रुपीस पर शेयर फिक्स किया गया था और कंपनी 6.15% डिस्काउंट पे लिस्ट हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड की। दोस्तों, चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड का 107.36 करोड़ रुपीस का आईपीओ एक कॉम्बिनेशन ऑफ
फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू 70.79 करोड़ रुपीस का है और साथ ही प्रमोटर्स 36.57 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेच रहे हैं। लेकिन आईपीओ 10th फेब से ओपन हुआ था और 12th फेब को क्लोज हो गया। चंदन हेल्थ केयर एक नॉर्थ इंडिया बेस्ड डायग्नोस्टिक्स चेन है जो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सर्विसेज देती है। 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी के पास एक फ्लैगशिप लैब, 7 सेंट्रल लैब्स, 26 सैटेलाइट सेंटर्स और 300 प्लस कलेक्शन सेंटर्स हैं जो 42 सिटीज में ऑपरेट कर रहे हैं। कंपनी 1496 अलग-अलग टेस्ट ऑफर करती है, 481 रूटीन पैथोलॉजी टेस्ट, 1015 स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी टेस्ट्स और 545 रेडियोलॉजी टेस्ट जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और एडवांस इमेजिंग। अब आईपीओ के रिस्पांस की बात करें तो अच्छी डिमांड देखी गई है। आईपीओ 7.04 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्शन 2.44 टाइम्स, एनआईआई 18.85 टाइम्स, क्यूआईबी सेगमेंट 7.58 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन डायग्नोस्टिक सेक्टर में डिमांड अच्छी रहती है और कंपनी का नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। प्राइस बैंड 151 से 159 रुपीस पर शेयर रखा गया है। फिफ्थ कंपनी पीएस राज स्टील्स लिमिटेड। सो पीएस राज स्टील्स लिमिटेड अपना 28.28 करोड़ रुपीस का आईपीओ लाई है जो पूरा फ्रेश इशू है। आईपीओ 12 फरवरी से ओपन हुआ था और 14 फरवरी को क्लोज हुआ। अलॉटमेंट 17 फरवरी को फाइनलाइज होने की उम्मीद है और लिस्टिंग 19 फरवरी को एनएससी एसएमई पर होने वाली है। प्राइस बैंड 132 से 140 रुपीस पर शेयर फिक्स किया गया है। अगर बिजनेस की बात करें तो पीएस राज स्टील्स एक स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरियाणा के हिसार में है जो 3 एकर्स में स्प्रेड है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 18 इंडियन स्टेट्स में सप्लाई करती है और ओईएम्स के साथ डायरेक्टली काम करती है ताकि टाइमली डिलीवरीज और कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो सके। कंपनी का सब्सक्रिप्शन डेटा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगली कंपनी है वोलर कार्स लिमिटेड। रिसेंटली वोलर कार लिमिटेड अपना 27 करोड़ रुपीस का आईपीओ लाई है जो पूरा फ्रेश इशू है। आईपीओ 12 फेब को ओपन हो चुका था, 14 फेब तक सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल था। अलॉटमेंट 17 फरवरी को फाइनलाइज होने की उम्मीद है और लिस्टिंग 19 फरवरी को एनएससी एसएमई पर होने वाली है। प्राइस बैंड 85 से 90 रुपीस पर शेयर के लिए फिक्स किया गया है। वोलर कार एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर है जो बड़ी एमएनसीज और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए रिलायबल और एफिशिएंट कम्यूट सॉल्यूशंस देती है। कंपनी होम टू ऑफिस ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करती है जिसमें 24/7 कस्टमर सर्विस, डेडिकेटेड टीम्स और 2500 प्लस गाड़ियों का फ्लीट शामिल है। कार्स, SUVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बसेस और टेम्पो ट्रैवलर्स तक सब कुछ। FY 2023-24 में कंपनी 3,23,550 ट्रिप्स कंप्लीट कर चुकी है, यानी डेली एवरेज 884 राइड्स का है। कंपनी कोलकाता, मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर, दिल्ली, NCR और अहमदाबाद जैसे बड़े सिटीज में ऑपरेशंस हैंडल करती है। ये वेंडर सोर्स्ड और लीज्ड व्हीकल्स का मिक्स यूज करके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स के मुताबिक टाइमली पिकअप और ड्रॉप ऑफ इंश्योर करती है। अब देखना ये होगा कि इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स कैसा आता है। अभी तक के सब्सक्रिप्शन नंबर्स कुछ इस तरीके के हैं। नाउ पिछले हफ्ते आने वाली आखिरी कंपनी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है मैक्सवोर्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों मैक्सवोर्ट एनर्जी लिमिटेड अपना 54 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेके आई है जो 43.2 करोड़ फ्रेश इशू, 10.8 करोड़ का ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। 12th फेब को ओपन हो चुका है आईपीओ, 14th फेब तक सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल था। अलॉटमेंट 17th फेब को फाइनलाइज होने की उम्मीद है और लिस्टिंग 19th फेब को एनएससी एसएमई पर होने वाली है। प्राइस बैंड 171 से 180 रुपीस पर शेयर फिक्स किया गया है। अगर बिजनेस की बात करें तो मैक्सवोर्ट एनर्जी एक लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर है जो ईवीज, एनर्जी स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बैटरीज बनाती है। ये अपने मैक्सवोर्ट एनर्जी ब्रांड नेम के अंडर डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ओईएम्स को सप्लाई करती है। कंपनी सिर्फ स्टैंडर्ड बैटरीज ही नहीं बल्कि कस्टमाइज्ड बैटरी पैक्स भी डिजाइन करती है और ग्राफीन बैटरी पैक्स और चार्जर्स भी अपने ब्रांड नेम के अंडर बेचती है। सर्विसेज सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। बात आती है इन्वेस्टर्स के रिस्पॉन्स की। 17th फेब को अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है अपना स्टेटस चेक करना मत भूलें। लिस्टिंग 19th फेब को एनएससी एसएमई पर है तो देखते हैं मार्केट इसको कैसा वेलकम करती है। वैसे ये है उनके डे 3 सब्सक्रिप्शन नंबर्स। तो ये थे पिछले हफ्ते के आईपीओस जो क्लोज हो चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि इन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिला है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड लिस्टिंग गेन्स। तो ये था रिकैप। अब अगर बात करनी हो लास्ट वीक डेब्यू हुए किसी स्टैंड आउट आईपीओ की तो आइए बात करते हैं चंदन हेल्थकेयर की। चंदन हेल्थकेयर आईपीओ एक सॉलिड डायग्नोस्टिक और फार्मेसी बिजनेस लेकर आया है जो यूपी और उत्तराखंड में डोमिनेट करते हैं। कंपनी की रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो 53% डायग्नोस्टिक से 47% फार्मेसी से आता है जिसमें 50+ सिटीज और टाउन्स कवर हो रहे हैं विद लैब्स, सैंपल कलेक्शन सेंटर्स और मेडिकल शॉप्स। इस साल कंपनी का रेवेन्यू 200 करोड़ रुपीस हिट करने का एस्टिमेट है और फाइनेंशियल्स भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। बात करें इंडियन हॉस्पिटल इंडस्ट्री की तो इसका पूरा हेल्थ केयर मार्केट में 80% हिस्सा है। अगर आप इन्वेस्टिंग ट्रेंड्स को गौर से देखेंगे ना तो आजकल इन्वेस्टर्स इस सेक्टर में काफी इंटरेस्टेड हैं
और बात करें इंडियन डायग्नोस्टिक मार्केट की, तो ये 4 बिलियन रुपीस का मार्केट है, जिसमें सिर्फ 25% ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, 15% लैब, 10% रेडियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द आरएचपी, हेल्थ केयर सेक्टर 4% CAGR से ग्रो करके 2020 तक $790 बिलियन तक पहुंचने वाला है। और टेलीमेडिसिन इंडस्ट्री भी 31% CAGR से ग्रो करके $5.4 बिलियन तक पहुंचने वाली है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट भी आने वाले समय में हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए $200 बिलियन तक का पोटेंशियल अनलॉक कर सकती है। चंदन हेल्थ केयर के पास डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट की इंप्रेसिव लाइनअप है। यस, कंपनी MRI, CT, एको, एक्सरे, ECG, TMT और पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, बायोप्सी जैसे सभी मेजर टेस्ट कवर करती है। और ये कवर करने के लिए इनके पास 100+ स्टाफ का स्ट्रॉन्ग टीम है। साथ ही उनके पास अपनी एग्जिस्टिंग फार्मेसी चेन का भी एक बड़ा एडवांटेज है। इसकी वजह से नेशनल डायग्नोस्टिक जायंट्स जैसे कि डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, विजया लैब्स, थायरोकेयर और कृष्णा को यूपी उत्तराखंड में एंट्री करना डिफिकल्ट हो सकता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। FY22 में 119.56 करोड़ का रेवेन्यू FY24 में 176.59 करोड़ तक पहुंच गया है और उसी पीरियड में EBITDA मार्जिन सिर्फ 1.8% से 14.78% हो गया है। FY22 में 1.09 करोड़ का लॉस था, जो अब 16.35 करोड़ का प्रॉफिट बन चुका है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रही है। चंदन का हब एंड स्पोक मॉडल कॉस्ट एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी इंश्योर करता है, जिसमें पेशेंट्स या लैब्स के सैंपल कलेक्शन पॉइंट्स से बल्क में भेजे जाते हैं और सेंट्रल लैब में प्रोसेस होते हैं। कंपनी B2B, B2G, B2C तीनों सेगमेंट्स में काम करती है और इसका कस्टमर बेस FY22 के 7.94 लाख से FY24 तक 17.10 लाख तक बढ़ गया है। B2B सेगमेंट से 62.31% रेवेन्यू आता है। B2C सेगमेंट 37.69% कंट्रीब्यूट करता है। पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सर्विसेज कंपनी के मेजर रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं। कंपनी का ग्रोथ स्ट्रेटजी B2B सेगमेंट में एक्सपैंड करना और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को टारगेट करना है, जो फ्यूचर रेवेन्यू को और डाइवर्सिफाई करेगा। लेकिन कंपटीशन बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स से कंपटीशन हमेशा रहेगा। कंपनी सिर्फ यूपी और उत्तराखंड तक लिमिटेड है, जो उनके रेवेन्यू ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड करने के साथ साथ उनके एक्सपेंशन प्रोस्पेक्ट्स को भी लिमिट कर सकता है ड्यू टू द कंपटीशन। लेकिन चंदन का इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक प्लस फार्मेसी बिजनेस मॉडल एक यूनिक एज देता है, जो इसको नेशनल चेन्स से डिफरेंशिएट करता है। टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे फोकस करके कंपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर रही है और मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। EBITDA 215.74 लाख से 2610.27 लाख तक बढ़ गया है और पैट मार्जिन भी -0.91% से बढ़ के 92% तक इंप्रूव हो गए हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रही है। फ्यूचर में कंपनी लखनऊ में एक फ्लैगशिप डायग्नोस्टिक सेंटर और अयोध्या में एक सेंट्रल रेफरेंस लैब एस्टैब्लिश करने का प्लान बना रही है, जो ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा। एडवांस्ड पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट ऑफरिंग्स भी डेवलप की जा रही है, जो फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करेगा। लेकिन रिस्क्स भी हैं। अगर यूपी उत्तराखंड में डिमांड इंपैक्ट हुई तो फाइनेंशियल्स पर इफेक्ट हो सकता है और कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी बना रहेगा। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी सॉलिड है और अगर ये अपने रिस्क फैक्टर्स को सही तरीके से मैनेज करें तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग हो सकती है। प्रमोटर एक डॉक्टर है जिनके पास 20+ साल का डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और बिजनेस स्केल अप काफी पोटेंशियल दिखाता है। कंपनी अभी सिर्फ यूपी और उत्तराखंड पे फोकस कर रही है, क्योंकि अयोध्या और दूसरे टाउन्स में अभी भी बड़े ग्रोथ पोटेंशियल है। प्रमोटर की एज 66+ है, पर सक्सेशन प्लान ऑलरेडी सेट है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। आईपीओ का प्राइसिंग 159 रुपीज पर शेयर रखा गया है, जो पोस्ट आईपीओ अर्निंग्स के बेसिस पे सिर्फ 18x का वैल्यूएशन है। इस सेगमेंट के मेजर प्लेयर्स जनरली 36 से 80x वैल्यूएशन तक ट्रेड करते हैं, तो मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होते ही इसको हायर वैल्यूएशन मिल सकता है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट और यूनिक बिजनेस मोड के साथ ये एक क्वालिटी आईपीओ लग रहा है। तो क्या आपने इसमें अप्लाई किया था? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आइए अब बात करते हैं आने वाले हफ्ते में आ रहे एसएमई आईपीओस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं शानमुगा हॉस्पिटल्स लिमिटेड के बारे में। शानमुगा हॉस्पिटल लिमिटेड अपना 20.62 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेके आ रही है और ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। मतलब इसमें प्रमोटर्स का ऑफर फॉर सेल नहीं है। ये फंड रेस के द्वारा कंपनी मेडिकल इक्विपमेंट के परचेज से रिलेटेड
कैपेक्स में इस्तेमाल करने वाली है। शानमुगा हॉस्पिटल लिमिटेड आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए फेब 13 2025 से ओपन होगा, फेब 17 2025 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट 18 फेब 2025 को फाइनलाइज होने की उम्मीद है। शानमुगा हॉस्पिटल लिमिटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। एडवांस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी और 151 बेड कैपेसिटी के साथ ये हॉस्पिटल अपने आसपास के रीजन्स के लोगों की मेडिकल जरूरतों को पूरा करता है। हॉस्पिटल नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से एक्रेडिटेड है, जो ये दर्शाता है कि यहाँ प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ दी जा रही हैं। ये सब इनिशिएटिव्स हॉस्पिटल ने एक पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ किए हैं ताकि हेल्थ केयर सर्विसेज और एक्सेसिबल हो सके। अब ये तो हो गई कंपनी के बिजनेस की बातें। चलते हैं, अब नजर डालते हैं कंपनी के कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। सो शानमुगा हॉस्पिटल लिमिटेड अपनी रेवेन्यू का एक हिस्सा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम्स से जनरेट करता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम्स नए पेशेंट रजिस्ट्रेशन और रेवेन्यू ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट अग्रीमेंट्स टर्मिनेट हो जाएं तो पेशेंट रजिस्ट्रेशंस में गिरावट आ सकती है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इंपैक्ट हो सकता है। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर एक हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है जिसमें काम करने के लिए कई लॉज, रूल्स और कंप्लायंस पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है। अगर हॉस्पिटल इन रेगुलेशंस का सही से पालन नहीं कर पाया तो उससे पेनल्टीज और लीगल प्रोसीडिंग्स का भी सामना करना पड़ सकता है, जो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है। एक और बड़ा चैलेंज है हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ती हुई कंपटीशन। शानमुगा हॉस्पिटल लिमिटेड को हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक चेन्स और फार्मेसीज जैसे मल्टीपल प्लेयर्स से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। ये कंपटीशन सिर्फ सर्विस ऑफरिंग्स या प्राइसिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वालिटी, मेडिकल टेक्नोलॉजी और पेशेंट सैटिस्फैक्शन जैसे फैक्टर्स भी इस रेस को और टफ बनाते हैं। गवर्नमेंट फंडेड या फिर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स के पास फाइनेंशियल एडवांटेजेस होते हैं जो उन्हें इजीली एक्सपैंड करने या लोअर कॉस्ट पर ऑपरेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। साथ ही मार्केट में नए प्लेयर्स और फॉरेन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का आना भी कंपटीशन और इंटेंस बना रहा है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी ने टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से दिखाए हैं। FY24 में 43.03 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 5.26 करोड़ का नेट प्रॉफिट। FY23 में 39.34 करोड़ की टोटल इनकम, 4.76 करोड़ का नेट प्रॉफिट। FY22 में 41.38 करोड़ की टोटल इनकम, 6.71 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। FY23 में प्रॉफिट गिरने का एक रीजन एक्सपेंसेस का सडन जंप है और FY24 में रेवेन्यू इंप्रूव होने के साथ प्रॉफिट भी थोड़ा रिकवर हुआ। लेकिन H1 FY25 में एक्सपेंसेस कंट्रोल हुए तो प्रॉफिट स्टेबल रह सकता है, वरना मार्जिन पर प्रेशर बन सकता है। इन्वेस्टर्स को ये ट्रेंड क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगली कंपनी को, जो कि है LK मेहता पॉलीमर्स। LK मेहता पॉलीमर्स लिमिटेड अपना 7.38 करोड़ का IPO लेकर आ रही है और ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। मतलब इसमें प्रमोटर्स का ऑफर फॉर सेल नहीं है। LK मेहता पॉलीमर्स IPO सब्सक्रिप्शन के लिए फरवरी 13 2025 से ओपन होगा, 17 फरवरी 2025 को क्लोज होगा। LK मेहता पॉलीमर्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में 2 जनवरी 1995 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी कमलेश मेहता HUF और उनके रिलेटिव्स द्वारा प्रमोट की गई थी। शुरुआत में कंपनी का फोकस रोप्स, ट्वाइंस और ग्रैन्यूल्स जैसे प्रोडक्ट्स पर था। आज LK मेहता पॉलीमर्स लिमिटेड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है, जिसमें कस्टमर्स की डाइवर्स जरूरतों को पूरा किया जाता है। एक बड़ा माइलस्टोन 2002 में आया जब कंपनी ने अपनी ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए एक नया प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश किया। ये यूनिट 2004 में ऑपरेशनल हुआ, जो वोवन सैक बैग्स और पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करती है। इस स्ट्रैटेजिक डिसीजन से कंपनी का प्रोडक्ट रेंज और स्ट्रॉन्ग हुआ और इंडस्ट्री में उसकी प्रेजेंस और मजबूत हो गई। शुरुआत में लोकेशन पर हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी लाइन की अवेलेबिलिटी को लेकर के कुछ चैलेंजेस आए, लेकिन कंपनी ने रेजिलियंस दिखाई और 2022 तक सक्सेसफुली यूनिट्स को ऑपरेट किया। बाद में ये यूनिट ट्रांसफर कर दिया गया। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स सुपर पैक ब्रांड नेम के अंडर बेचती है, जो सुपीरियर क्वालिटी और लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स का प्रूफ है। ये ब्रांड आइडेंटिटी सिर्फ कंपनी को कॉम्पिटिटर्स से अलग नहीं बनाती, बल्कि इंडस्ट्री में उसकी रेपुटेशन भी स्ट्रॉन्ग करती है। अपने वास्ट एक्सपीरियंस और हाई स्टैंडर्ड्स के साथ LK मेहता पॉलीमर्स लिमिटेड मेजर स्पेसिफिकेशंस और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। अब चलिए देखते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको कंपनी के बारे में मिस नहीं करनी चाहिए। LK मेहता पॉलीमर्स की सेल्स कुछ
की कस्टमर्स पर डिपेंडेंट है, जिसमें टॉप 10 कस्टमर्स ने FY 2022 से 24 में 78% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया। अगर इनमें से कोई भी बड़ा कस्टमर छोड़ता है या फिर ऑर्डर्स कम करता है तो रेवेन्यू और तो और प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। नए कस्टमर्स एक्वायर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स मेंटेन होने की गारंटी नहीं है। कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स के लिए लिमिटेड सप्लायर्स पे डिपेंडेंट है, जिसमें टॉप 10 सप्लायर्स ने FY 2022 से 24 में 90% से ज्यादा परचेज की। अगर कोई मेजर सप्लायर सप्लाई रिड्यूस करता है या फिर रिलेशनशिप को तोड़ता है तो ऑपरेशंस और रेवेन्यू पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। कंपनी नए सप्लायर्स एक्सप्लोर कर रही है ताकि क्वालिटी और प्राइसिंग इंप्रूव हो सके। LK मेहता पॉलीमर्स लिमिटेड की सेल्स और परचेजेस का एक बड़ा हिस्सा रिलेटेड पार्टीज पे डिपेंडेंट है। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में कोई डिसरप्शन होता है तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। अगर कोई मेजर रिलेटेड पार्टी बिजनेस कम करता है या फिर रिलेशनशिप को डिसकंटिन्यू करता है तो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लोज पे बुरा असर पड़ सकता है। सप्लाईज के साइड पर रिलेटेड पार्टीज का कंट्रीब्यूशन 44.1% दिसंबर 2024, 60.66% FY 2024, 42.99% FY 2023 और 38.38% FY 2022 रहा है। अगर कोई मेजर सप्लायर रिलेटेड पार्टी सप्लाई कम करता है या फिर रिलेशनशिप खत्म होती है तो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट और बिजनेस ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी ने टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से दिखाए हैं। FY 24 में 18.16 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 0.85 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY 23 में 16.75 करोड़ रुपीस की टोटल इनकम और 0.78 लाख नेट लॉस और FY 22 में 11.42 करोड़ की टोटल इनकम और 4.08 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हर साल फ्लक्चुएट हुई है, जो मेनली ट्रेडिंग, गुड परचेजेस, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स और कॉस्ट कंट्रोल से इंपैक्ट हुई है। FY 2023 में प्रॉफिट ऑलमोस्ट 0.13 लाख्स हो गया, जबकि रेवेन्यू 1675.21 लाख्स था। इसके अलावा फाइनेंस और डिप्रिसिएशन कॉस्ट्स बढ़ने से भी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हुई। FY 2024 में एक अच्छी रिकवरी हुई, जिसमें रेवेन्यू 1816.26 लाख रुपीस तक पहुंच गया और कॉस्ट बेटर कंट्रोल हुई, जिस वजह से प्रॉफिट 100.68 लाख रुपीस तक बढ़ गया। अगर कॉस्ट मैनेजमेंट और एफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल मेंटेन होती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में सस्टेन हो सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स पिछले कुछ सालों में काफी फ्लक्चुएट हुए हैं, लेकिन FY 24 और H1 FY 25 में नंबर्स कुछ ज्यादा ही अच्छे दिख रहे हैं। इन्वेस्टर्स को इस इनकंसिस्टेंट ट्रेंड पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड, रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड। सो रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स IPO एक बुक बिल्ट इशू है जो 36 करोड़ का है। इस इशू में एक फ्रेश इशू है जिसमें 18 लाख शेयर्स हैं, जिसका टोटल वैल्यू 21.6 करोड़ है, और एक ऑफर फॉर सेल है जिसमें वैल्यू 14.4 करोड़ है। 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई ये कंपनी वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज्ड है। इसमें वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, फ्लक्स कोड वायर और MIG TIG वायर्स शामिल हैं। ये प्रोडक्ट टैंक्स, बॉयलर्स, हेवी स्ट्रक्चर्स, बीम्स, पाइप्स, सिलेंडर्स और प्रेशर वेसल्स की वेल्डिंग के लिए यूज किए जाते हैं। रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमाइज्ड दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। ये अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स और साथ ही 20+ देशों में प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। अब चलिए जरा देखते हैं इस कंपनी के एनालिसिस के टाइम आपको क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए। कंपनी को ऑपरेशंस के लिए सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। अगर कंपनी बोरिंग्स सिक्योर नहीं कर पाती है, एडिशनल फाइनेंसिंग रेज नहीं होता या फिर बैंक गारंटी फर्निश नहीं हो पाती तो बिजनेस ऑपरेशंस, कैश फ्लो और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यूज का काफी बड़ा पार्ट उनके ट्रेड रिसीवेबल्स का हिस्सा है। अब अगर ये कंपनी सही तरीके से रिकवर नहीं कर पाती है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक सीधा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान में देनी है, वो है कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर एग्जिस्टिंग या एक्सपैंडेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड होती है तो बिजनेस, फ्यूचर ग्रोथ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन से हायर कॉस्ट और लोअर प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, जो ओवरऑल ऑपरेशंस पे प्रेशर भी डाल सकता है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी ने टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट कुछ ऐसे किए हैं। FY 24 में 99.78 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 11.92 करोड़ का नेट प्रॉफिट। FY 23 में 96.94 करोड़ की टोटल इनकम, 9.58 करोड़ का नेट प्रॉफिट। FY 22 में 62.9 करोड़ की टोटल इनकम, 2.12 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का मेन रीजन रेवेन्यू का ज्यादा तेजी से ग्रो होना है, जबकि कॉस्ट्स प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ी। रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में रही, फाइनेंस कॉस्ट कम हो गई,
डेट या बेटर फाइनेंसिंग टर्म्स की वजह से, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। साथ ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर होने से वर्किंग कैपिटल का बर्डन कम हुआ है, जो ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तेजस कार्गो इंडिया लिमिटेड। तेजस कार्गो आईपीओ एक बुक बिल्ट इशू है जिसका मूल्य 105.84 करोड़ का है। ये इशू पूरी तरीके से यानी कि 63 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू है। कंपनी का इरादा है कि इशू से प्राप्त प्रोसीड्स को कंपनी के लिए अधिक ट्रेलर्स की खरीद, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, कुछ बोरिंग्स का रीपेमेंट और या प्री पेमेंट पूरी तरीके से या अंश रूप में और अन्य जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। तेजस कार्गो आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 14 फेब 2025 को खुला, 18 फेब 2025 को बंद हो जाएगा। ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो फरीदाबाद हरियाणा में बेस्ड है। ये लॉन्ग हॉल सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज थ्रू रोड प्रोवाइड करती है। कंपनी फुल ट्रक लोड मॉडल के अंडर एक्सप्रेस सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफर करती है, जो लॉजिस्टिक्स, स्टील एंड सीमेंट, ई कॉमर्स, इंडस्ट्रियल एंड केमिकल्स, एफएमसीजी और व्हाइट गुड सेक्टर जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए काम आती है। कंपनी एफटीएल सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में स्पेशलाइज करती है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस के साथ साथ एड हॉक ट्रांसपोर्टेशन नीड्स को भी फुलफिल करती है। स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग के थ्रू कंपनी ओपन मार्केट में भी व्हीकल्स प्रोवाइड करती है, जिससे फ्लीट यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज होती है। मल्टीपल लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कोलैबोरेशन करके कंपनी ने अपनी रीच एक्सपैंड की है और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है। अब चलिए कुछ खास चीजों पर भी एक बार ध्यान देते हैं। 30 सितंबर 2024 तक तेजस कार्गो का डेट टू इक्विटी रेशियो 3.27 है, जिसमें 204.98 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन शामिल है। इसमें से 136.39 करोड़ कमर्शियल व्हीकल परचेज करने और फ्लीट एक्सपैंड करने के लिए लिया गया है। अगर इंडस्ट्री डाउनटर्न होता है या फिर कंपनी कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाती है डेट सर्विस, लोन रीपेमेंट या फाइनेंसिंग के लिए, तो ऑपरेशंस, फाइनेंशियल, हेल्थ और क्रेडिट रेटिंग पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। कंपनी लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस के लिए आउटसोर्स टेक्नोलॉजी का यूज करती है, जैसे कि जियो फेंसिंग, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लॉकिंग, जीपीएस एंड सिम बेस्ड ट्रैकिंग, ADAS, DSM फॉर ट्रेलर्स और AI पावर्ड रियर कैमरा टेक्नोलॉजी। साथ ही ERP सिस्टम इंडेंट मैचिंग, फ्लीट एलोकेशन और रूट ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेट करता है। SMS अलर्ट्स और व्हीकल मेंटेनेंस के कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर अलर्ट्स भी रियल टाइम ऑपरेशंस सपोर्ट करते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजीज फेल होती हैं, ऑब्सोलीट हो जाती हैं या टेक्निकल इश्यूज फेस करते हैं, तो सर्विसेज डिलीवरी पे बुरा असर पड़ सकता है। डिजास्टर रिकवरी सिस्टम ना होने की वजह से बिजनेस डिस्ट्रप्शंस और एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। लॉजिस्टिक्स मार्केट हाईली फ्रैगमेंटेड और कॉम्पिटिटिव है, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स और लो एंट्री बैरियर्स की वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स पे प्रेशर है। कॉम्पिटिटर्स अपना ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एक्सपैंड कर सकते हैं, प्राइस डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं या इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा सकते हैं, जो कि कंपनी के मार्केट शेयर पे इंपैक्ट डाल सकता है। तो चलिए अब जरा कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डाल लेते हैं। FY24 में 419.32 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 13.22 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो कैसा लगा आपको इस SME सीरीज का ये वीडियो? Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.